फ्लिपकार्ट के स्कैम्स पूरे देश में मशहूर है। फोन की जगह साबुन, ऑर्डर्स को कैंसिल करना, रिफंड ना देना और न जाने क्या क्या है। लेकिन अब ये एक लेवल और आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले ये कस्टमर्स को स्कैम करते थे, अब ये सेलर्स और सरकार को भी करने लग गए। बहुत टाइम से न्यूज का एपिसोड नहीं बनाया, तो आज मैं आपको 3-4 बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ और इस फ्लिपकार्ट वाली से ही शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट की हरकतें सब जानते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने सरकार के साथ गेम कर दिया। तो फर्स्ट नाम की एक बॉडी है जिन्होंने सीसीआई में फ्लिपकार्ट के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। इनका कहना है कि फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पे 33 वीआईपी सेलर्स हैं, उन्हें प्रेफरेंस देता है। इनमें से कुछ के नाम है ओमनीटेक रिटेल, सुपरकॉम नेट, ट्रूकॉम रिटेल, और ये वही सेलर्स हैं जो आपको फ्लिपकार्ट पे बहुत कॉमनली दिखते हैं। और इन्हें फ्लिपकार्ट अपने एंड से इंसेंटिव्स देता है ताकि ये लोगों को सस्ते में सामान बेच सके। अब इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि इसमें सिर्फ 33 सेलर्स ही क्यों हैं? बाकी के जो 14 लाख सेलर्स बच गए वो इन सेलर्स का प्राइस मैच ही नहीं कर पाते, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लॉस में जाएंगे, तो फिर उन्हें बिजनेस ही छोड़ना पड़ता है। और ये अपने आप में एक बड़ा क्राइम था, बट फ्लिपकार्ट एक स्टेप आगे निकल गया। फ्लिपकार्ट जो इन सेलर्स को इंसेंटिव्स दे रहा था, गेस मारो वो कहां से आ रहे हैं? क्योंकि कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं। तो फ्लिपकार्ट हर साल जीएसटी लायबिलिटीज में 3000 करोड़ का घपला करता है, और इस घपले वाले पैसे को वो अपने सेलर्स में बांट देते हैं ताकि उनका सामान सस्ता बिक सके। यहाँ अलग ही नेपोटिज्म चल रहा है, और ये सब कुछ नया नहीं है। छोटे सेलर्स बहुत सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट हमारे लिए हमेशा अनफेयर रहे हैं, और इन्होंने सरकार से ये भी कहा है कि आप एफडीआई रूल्स में थोड़े चेंजेस कर दो। लेकिन ये बातें 2018 की हैं। 2020 में तो सीसीआई ने इस पे इन्वेस्टिगेशन भी करी थी, लेकिन आज 6 साल बाद भी इस चीज पे कोई फाइनल ऑर्डर आया नहीं है। फ्लिपकार्ट तो सामने से यही बोला है कि ना भाई, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। अरे यार, तुम कहाँ कुछ करते हो यार? कस्टमर्स और छोटे सेलर्स खुद ही अपनी ऐसी तैसी कराते रहते हैं, और मेरे डब्बे में वो नकली मैकबुक मैंने खुद नहीं डाली होगी। मुझे ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर दिन इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ दुनिया भर की कंप्लेंट्स आती हैं, बट फिर भी इन पे कोई एक्शन नहीं होता। इनकी हरकतें दिनों दिन खराब हो रही है और कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा। और इस बार कंप्लेंट सिर्फ फ्लिपकार्ट के खिलाफ नहीं है, कंप्लेंट में मिंत्रा, वॉलमार्ट और ई कार्ट का नाम भी लिया गया है। मेरे साथ खुद इन्होंने मैकबुक लेते टाइम स्कैम किया था। आज वो वीडियो 1.5 मिलियन व्यूज पे है। उस पे इतने आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, लेकिन वो सेलर शायद आज भी यहीं होगा। तो देखते हैं इस बार क्या अलग होता है। फिलहाल हम हमारी दूसरी स्टोरी पे मूव करते हैं। तो हमारी सरकार ने अभी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। 15 जुलाई को कैबिनेट ने 1.9 लाख करोड़ रुपए इंडिया में चिप्स और मोबाइल फोन्स बनाने के लिए अप्रूव कर दिए हैं, और हेडलाइन हर जगह यही चल रही है, अब इंडिया में बनेगा, इंपोर्ट कम होगा। ये चीज सुनने में तो बढ़िया लग रही है, पर आपको क्या लग रहा है, ये चीज पहली बार हो रही है? मैं आपको एक बार नंबर से समझाता हूँ। ये 1.9 लाख करोड़ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है सेमिकॉन 2.0, करीब 1,27,000 करोड़, जो चिप डिजाइन और चिप्स को बनाने के लिए, और दूसरा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS, जिसमें 62,500 करोड़ हैं। इस पैसे से फोन बनाने वाली कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाएगा। कंपनीज को उनकी सेल पे 2.25% से लेके 5% तक पैसे मिलेंगे, और अगर वो पार्ट्स इंडिया से सोर्स करते हैं तो 1.5% एक्स्ट्रा। और अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन और R&D में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप फर्दर 3% और क्लेम कर सकते हो, और ये स्कीम आने वाले 5 साल तक चलेगी। अब तक सब ठीक लग रहा है, बट सरकार ये स्कीम 2017 से चला रही है। पहले PMP, फिर PLI आ गई, बट रिजल्ट क्या रहा? काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के हिसाब से 2014 में सिर्फ 19% फोन्स इंडिया में बनते थे, 2022 तक ये 98% हो गया है। यानी आज आपके हाथ में जो फोन है, 98% चांसेस है कि वो मेड इन इंडिया होगा। तो सवाल ये है, अगर हम पहले से ही 98% फोन्स यहाँ बना रहे हैं, तो ये 62,500 करोड़ की स्कीम कहां लगाई जा रही है? एक्चुअली प्रॉब्लम ना इस नाम के अंदर है। ये जो मेड इन इंडिया नाम है ना, ये सही नहीं है। जो ये 98% वाला नंबर है ना, ये असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मतलब चिप ताइवान से आ रही है, डिस्प्ले चाइना या कोरिया से आ रही है, कैमरा बाहर से आ रहा है, बैटरी भी बाहर से आ रही है, और इंडिया में होता सिर्फ इतना है कि सब पार्ट्स को जोड़ के एक डब्बे में डाल के मेड इन इंडिया का स्टिकर लगाया जाता है। एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो अभी भी बाहर से ही आ रही है। यानी 9 साल बाद, 3 अलग स्कीम्स के बाद भी हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से असली गेम शुरू होता है। यानी चिप्स और कंपोनेंट्स की बात हो रही है, और यहाँ हम अभी भी लगभग 0 ही हैं। और इसीलिए इस बार 1.5% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उन कंपनीज को जो पार्ट्स यहीं से लेंगी। और ये सरकार को भी पता है कि इंडिया में असेंबल करना काफी नहीं है, यहाँ बनाना पड़ेगा। और अब उस लाइन पे आते हैं जो सबसे ज्यादा सुनी गई है। टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ने हमें साफ कहा है कि हमें एक इंडियन मोबाइल ब्रांड बनाना है। सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन इंडियन मोबाइल ब्रांड्स पहले भी थे। कार्बन हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, फिर शाओमी, सैमसंग, एप्पल ने इन्हें मार्केट से साफ कर दिया। तो सवाल ये है, क्या 62,500 करोड़ देने से ब्रांड बन जाता है? क्योंकि मेरे हिसाब से एक ब्रांड टेक्नोलॉजी से बनता है, जो कि अभी हम खुद नहीं बनाते। तो क्या ये स्कीम बुरी है? नहीं,
चिप्स बनाने पे फोकस करना एक सही डायरेक्शन है। बस मेरे को डर इस चीज का है कि ये भी PLI स्कीम की तरह ना रह जाए, क्योंकि 9 साल लगा दिए, 2-3 स्कीम्स एक्सपायर हो चुकी है और अब चौथी आई है। आई होप इस बार चीजें वर्कआउट कर जाए। फिलहाल हम हमारी तीसरी न्यूज पे चलते हैं। 2 साल पहले एप्पल और OpenAI एक स्टेज पे खड़े थे क्योंकि ChatGPT आईफोन में आ रहा था, लेकिन अब स्टोरी पूरी बदल गई है। अब एप्पल OpenAI को कोर्ट में ले गया है और आरोप है चोरी का। पूरी स्टोरी बताता हूँ। 10 जुलाई को एप्पल ने कोर्ट में OpenAI पे केस किया कि भाई ये हमारे ट्रेड सीक्रेट्स चुरा रहे हैं। एप्पल ने इस चोरी का इल्जाम OpenAI में काम कर रहे 2 एम्प्लॉइज पे लगाया है, जिसमें से पहला नाम है OpenAI के चीफ हार्डवेयर ऑफिसर टैन टैन का। ये बंदा OpenAI से पहले पूरे 24 साल तक एप्पल में काम करता था। आईफोन और एप्पल वॉच के डिजाइन का VP था ये, और इस पे आरोप है कि एप्पल को छोड़ के जो भी लोग OpenAI में हायरिंग के लिए आ रहे थे उन्हें इसने बोला कि इंटरव्यू में एप्पल के एक्चुअल हार्डवेयर पार्ट्स लेके आओ। और दूसरा ये कि इस बंदे ने एप्पल को छोड़ के आ रहे लोगों को सिखाया कि कंपनी सिक्योरिटी से कैसे बचना है और अनरिलीज प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लीक करनी है। यानी इंटरव्यू के नाम पे डेटा कलेक्शन चल रही है। और ये बंदा अकेला नहीं है, दूसरा नाम है चैंग ल्यू। और गेस करो ये OpenAI से पहले कहां काम करता था। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, ये भी 8 साल एप्पल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। और इस पे आरोप ये है कि 2026 में एप्पल छोड़ने के बाद इसने कंपनी इशूड लैपटॉप वापस ही नहीं किया और उसी लैपटॉप से इसने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लिया। और ये सब हो किस लिए रहा है? क्योंकि OpenAI अब अपना खुद का हार्डवेयर बनाना चाहता है, एक ऐसा डिवाइस जो शायद सीधा आईफोन को टक्कर दे। यानी जिनके साथ एप्पल कभी पार्टनर था, अब वही कंपनी एप्पल के कोर बिजनेस को टारगेट कर रही है। एप्पल के हिसाब से OpenAI ने इनकी एक प्रोप्राइटरी मेटल फिनिशिंग टेक्निक तक यूज कर ली, क्योंकि OpenAI ने जाके एक पार्टनर को कह दिया कि हमें तो एप्पल ने परमिशन दी हुई है, हम यूज कर सकते हैं, जबकि एप्पल अब कह रहा है कि हमने तो कोई परमिशन दी ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि एप्पल इन्हें सीधा कोर्ट ले गया। एप्पल ने पहले शांत तरीके से भी ट्राई किया था, क्योंकि इन्होंने फरवरी में OpenAI को एक लेटर भेजा था कि भाई देखो हमें ये दिक्कतें हैं, आप बताओ ये सब क्या है। लेकिन OpenAI ने इस लेटर का कोई जवाब ही नहीं दिया। और जो एप्पल ने कोर्ट में फाइल दी है उसमें एक लाइन और भी है कि जो भी हम अभी बता रहे हैं ये सब तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब जो दिख रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। अब OpenAI की साइड भी सुन लेते हैं, क्योंकि अभी ये सब सिर्फ एलिगेशंस है, कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया। तो इस सब पे OpenAI कह चुका है कि हमें दूसरों के ट्रेड सीक्रेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाने पे फोकस करते हैं, बस ये लोग इतना ही बोले और कुछ नहीं। तो अभी इस सब पे कोई भी ओपिनियन देना थोड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा। हम बस स्टोरी को फॉलो कर सकते हैं और अगर कोई डेवलपमेंट्स हुई तो मैं आपको फर्दर एपिसोड्स में बता दूंगा। अब हम 4th स्टोरी देखते हैं। तो पिछले 3 महीने में दुनिया भर में इतने कम फोन्स बिके हैं जो पिछले 13 साल में कभी नहीं बिके। काउंटर पॉइंट के हिसाब से Q2 2026 में ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट्स 11% गिर गए हैं और 2013 के बाद ये सबसे बुरा क्वार्टर है। और इस सब के बीच एक चीज और बदल गई, सैमसंग ने एप्पल को वापस ओवरथ्रो कर दिया एंड अब ये ग्लोबली फर्स्ट पोजीशन पे है विद 24% शेयर, क्योंकि एप्पल के पास 20% है। अब आप सोचोगे अगर मार्केट गिरा है तो लोगों ने फोन खरीदने कम कर दिए होंगे, जो कि सच बात है और इसका रीजन भी हम जानते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो फोन के अंदर जो मेमोरी चिप होती है उसकी दुनिया भर में भारी कमी हो गई है, क्योंकि जो कंपनीज मेमोरी चिप्स बनाती हैं वो अपना सारा स्टॉक AI कंपनीज को दे रही हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो फोन बनाने वालों के लिए मेमोरी बची ही नहीं और जो बची है वो महंगी है। एक सस्ता और मिड रेंज फोन बनाने में आज मेमोरी की कॉस्ट 60% से ज्यादा बन रही है। तो फोन बनाने वाली कंपनीज के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो जो कॉस्ट बढ़ रही है वो खुद झेल लो, या आप सीधा वो चीज कस्टमर पे डाल दो। और ज्यादातर कंपनीज ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया है, इसीलिए आजकल बजट फोन्स के दाम अजीब तरीके से बढ़ गए। लेकिन मार्केट फिर भी 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ है सैमसंग और एप्पल, इनके पास इतना पैसा और इतनी सप्लाई चेन पावर है कि इन्होंने पैसा ज्यादा नहीं बढ़ाया। एप्पल इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसने अभी तक अपने आईफोन प्राइसेस को बढ़ाया ही नहीं। हालांकि ये थोड़े टाइम में हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए लोग इनके पास ज्यादा जा रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइनीज ब्रांड्स के जो शिपमेंट्स हैं वो डबल डिजिट्स में नीचे गिरे हैं, क्योंकि जब सस्ता फोन ही महंगा हो जाए तो सस्ता फोन लेने वाला आखिर लेगा क्या। तो पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल सिंपल है कि आपका फोन AI की वजह से महंगा हुआ है और काउंटर पॉइंट के हिसाब से ये कमी 2027 तक चलेगी और इस पूरे साल का मार्केट 14% से गिर सकता है। तो ये बात सच है कि इस ट्वीट से पहले जीवन सही में बहुत अच्छा था, पर चलो अब इसी AI के साथ जीना पड़ेगा। तो इसके साथ ढंग से जीने वाला तरीका सीखने के लिए आप ये वाली वीडियो देख लो, ये आपको टॉप 5% AI यूजर्स में ले जाएगी। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।